देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। विदर्भ के गौरव युवा वाइब्रेंट ENT सर्जन डॉक्टर नंदू कोलवाड़कर बने AUE के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए जानते हैं डॉक्टर नंदू कोलवाड़कर से क्या है उनके संकल्प और किस तरह से कॉकलियर इम्प्लांट से पीड़ितों उनको मिलेगा लाभ। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है कोलवाड़कर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नंदू कोलवाड़कर। सर, आप एक ENT सर्जन। सर, हाल ही में आपको अभी जो AUE जो इससे एज अ प्रेसिडेंट करके आप नियुक्त हुए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट करके, तो ये बताइए ये किस तरह की आपकी जर्नी थी और विदर्भ के एक व्यक्ति को इस तरह से सम्मानित किया गया, उस संदर्भ में आप बताइए। ये AOI बोले तो ENT से डील करने वाली हमारी राष्ट्रीय संस्था है, जिसको एसोसिएशन ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट करके कहा जाता है। बट इसका चुनाव साल में एक बार होता है और पूरे विदर्भ के जो ENT सर्जन्स है उनकी इच्छा थी कि विदर्भ से कोई तो होना चाहिए। 40 साल पहले डॉक्टर SL जायसवाल करके जो ENT सर्जन थे वो एक बार हुए थे, उसके बाद कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया था। इसलिए पूरे विदर्भ के ENT सर्जन, जो लगभग हमारी जो विदर्भ की संस्था है उसमें 200 मेंबर्स है ENT सर्जन, तो उन सबकी इच्छा थी कि मैं खड़ा रहे। इसलिए फिर मैं लास्ट जुलाई में नामांकन पत्र भरा और उसके बाद उसका जर्नी चालू हुआ कि हर इंडिया के हर सिटी में जाके हम लोग कैंपेनिंग करते थे कि हमको चुनाव में वोट दीजिए करके। और उसका वो चुनाव का नतीजा 6 जनवरी को रांची में हुई कॉन्फ्रेंस में आया, जिसमें मेरे को घोषित किया गया कि तुम विजयी हो गए हो। तो उस वजह से पूरे विदर्भ के ENT सर्जन्स ने हर्षोल्लास मनाया कि अपनी मेहनत काम लाई। 40 साल बाद नेशनल ENT का कोई तो विदर्भ से प्रेसिडेंट मिला। उसके पहले जो मेरी जर्नी रही है ना विदर्भ ENT में, तो वो एज अ अलग अलग पदों पे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं लगभग 4 साल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद जो हमारी ऑल इंडिया संस्था की जो कॉन्फ्रेंस रहती वो भी 25 साल पहले नागपुर में हुई थी, वो हमने 2020 में नागपुर में ली, जिसमें आज तक का रिकॉर्ड ब्रेक किया कि 2400 के ऊपर पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए। क्योंकि तब लोगों का ऐसा कहना था नागपुर में देखने को क्या है, लोग क्यों आएंगे, पर बोला नागपुर में लोगों का प्यार और अपनी हॉस्पिटैलिटी इतनी है कि लोग आएंगे। और पूरे पहले के हुए कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तोड़ के 2400 लोग नागपुर में आए थे 2020 में जनवरी में। और तभी से विदर्भ के ENT सर्जन्स ने बात करना चालू किया कि अगले बार तू प्रेसिडेंट के लिए खड़ा रहे। नागपुर से कोई हुआ नहीं है आज तक 40 साल में। तो मेरे को लगता है ये मेरी विजय तो है ही, बट पूरे विदर्भ के ENT सर्जन्स ने जो हेल्प किया उसके वजह से विजय है। सर, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जिस तरह से एक यंग और वाइब्रेंट ENT सर्जन का जो चुनाव हुआ और एज ए प्रेसिडेंट करके आप नियुक्त हुए, तो किस तरह के आपके आगे के अचीवमेंट्स रहने वाले हैं और ऐसा क्या आप लोगों का एक ठोस कार्य रहेगा जिसके जरिया और बेनिफिशियल रहेगा विदर्भ में? बराबर है। जो हमारी नेशनल की पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें भी पूरे यंग लोग हैं। तो ये प्रेसिडेंटशिप का मेरा कार्यकाल अगले साल जनवरी में चालू होगा, पर तब तक आपको मालूम भी रहेगा कि हमारे जो ENT के कान नाक गले के कैंप चलते हैं फ्री में, वो चालू रहेंगे ऑल ओवर इंडिया। बट आपने ये भी नोटिस किया रहेगा कि जिस प्रकार मोतिया बिंदु के कैंप हर गांव में होते हैं, उस प्रकार आपने देखा है क्या कभी बहरेपन के कैंप होते हुए? कभी नहीं होते, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा आता है और इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बहरेपन के ऊपर ध्यान दे, ताकि बहरापन भी अंधेपन जितना ही कठिन है, क्योंकि एक बहरा हो गया तो वो समाज से दूर जाता है, समाज से दूर हो गया तो घर में बैठा रहता है और डिप्रेशन में जाता है और घर वालों से भी दूर जाता है। तो वो अगर बहरापन अपन जल्दी आइडेंटिफाई करे तो ऑपरेशन द्वारा या मशीन द्वारा कुछ अपन कर सकते हैं। वैसा ही दूसरा मेरा कार्य ये रहेगा कि जैसे नवजात जो बहरापन रहता है, जो अभी हमारे पास जो आते हैं उम्र के 7 साल 8 साल के बाद, वो बच्चे को लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये जन्म से सुनता नहीं है, इसका कुछ करो। बट इतने साल से हम लोग सभी लोगों के पास जाके यही बोल रहे हैं कि जल्दी से अगर आए, आप 5 साल के अंदर आए तो कुछ कॉकलियर इम्प्लांट करके जो ऑपरेशन है वो करके हम इसका
नॉर्मल हियरिंग ला सकते हैं, बट वो आइडेंटिफाई कब होगा? अगर जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हुआ कि ये सुनता नहीं है, तब अपन कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भी इसमें अच्छी खासी मदद कर रही है। फ्री कॉक्लियर इम्प्लांट की सरकार की व्यवस्था है और उसका लाभ लाभार्थी को जल्दी से जल्दी मिले, ये मेरी कार्य प्रणाली रहेगी। पर उसके लिए पता करने के लिए जो पूरे वर्ल्ड में होता है, एक प्रोग्राम रहता है, न्यूनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम, यानी अपना बच्चा उम्र के 1 दिन का है तब अपन पता कर सकते हैं कि ये सुनता है कि नहीं है। प्रेसिडेंटशिप का हाथ में लूंगा तब यही प्रयास रहेगा कि ये प्रोग्राम को कंपलसरी करे एंड सरकारी निधि से हो जाए, ताकि हर बच्चा जब हॉस्पिटल के बाहर निकलता है उसके पास जैसे जन्म पत्रिका रहती है वैसे सर्टिफिकेट रहेगा कि मैं नॉर्मल सुनता हूं। उसमें फायदा यह होगा कि उम्र के 1 दिन से अपने को पता, माँ बाप को पता लगेगा कि इसको पैदाइशी सुनने का प्रॉब्लम है, तो जैसा ही वो 1 साल का होता है उसका ऑपरेशन कर दिया तो वो नॉर्मल जैसे बच्चे हैं वैसे उसकी डेवलपमेंट होगी और नॉर्मल से सुनाई पड़ेगा उसको। यही मेरे प्रयत्न रहेगा। सर, जिस तरह का भी वर्क कल्चर चल रहा है, जिस तरह की एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू हुआ है, काफी लोगों में स्ट्रेस की वजह से या जन्मजात कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी श्रवण दोष है, उसके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। अब आगे चल के एज ए प्रेसिडेंट करके आपके पास क्या मुख्य चैलेंजेस होंगे और इंटरनेशनल ऑडियंस को आपका क्या मैसेज होगा? मेरा यही रहेगा, पहले तो अपने यहाँ सरकारी मशीनरी अच्छी है। जैसे आपको बताया मैंने, कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम सरकारी चैनल द्वारा है, पर वो लोगों तक कितना पहुंचे, ये मेरी प्रयत्न रहेगा कि वो मैक्सिमम जो लाभार्थी है वो उनके तरफ पहुंचे जो पैसा नहीं खर्च सकते। क्योंकि होता ऐसा है कि वो बेचारे गरीब को लगता है इसमें 5-7 लाख रुपए लगते हैं, ये तो मैं कहां से लाऊंगा। बट इसमें सरकारी योजना इतनी अच्छी है, इनफैक्ट सरकारी के साथ साथ जैसे टाटा ट्रस्ट हो गया, बाकी जो ट्रस्ट हो गए, इनकी भी सहायता मिलती है। तो मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि मैक्सिमम लोग ये योजना का आधार ले और जल्दी से जल्दी हियरिंग लॉस आइडेंटिफाई करे। वैसे ही जो लेट ऑनसेट हियरिंग लॉस बोलते हैं, जो अपनी कार्य प्रणाली के वजह से होता है, जैसे आवाज का प्रदूषण, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर और हियरिंग लॉस होता है, तो वो कैसे टाल सके अपन, उसके प्रति मेरे को आगे में प्रयत्न करने का है। सर, जैसे देखा गया कि जो पॉल्यूशन है, जो लोगों की अभी लाइफस्टाइल जो अभी चेंजेस हो रहा है, जंक फूड भी ले रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ लोग जी रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं तो उन्होंने अपने जैसा भी एक तरह से अपना मोबाइल सिंड्रोम भी चालू हो गया, बराबर है, कंट्रोल मोबाइल लगाते, हियरिंग एड लगाते हैं, तो उसका इफेक्ट उनके श्रवण पे कितना गिरता है और उन्हें किस तरह का अवेयरनेस रखना चाहिए उस बारे में? ये पॉल्यूशन का आपने अच्छा मुद्दा उठाया। ये कोरोना की वजह से एक तो हो गया कि सब लोग मास्क लगाना चालू हो गए, पर जैसे ही कोरोना का थोड़ा डर चला जाता है सब लोग मास्क उतार के रख देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं। इससे मास्क लगाने के 2 फायदे होंगे। ये तो हवा में जो पॉल्यूशन होता है इससे भी बचता होता है अपने को, प्लस कोरोना का संकट भी दूर रहता है। तो मास्क और 2 गज की दूरी ये तो फॉलो करना ही है। इसके अलावा जो मोबाइल का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो वो अभी इंटरनेशनली पूरा प्रूवन नहीं है कि मोबाइल से ही ये हियरिंग लॉस होता है, बट जितने प्रिलिमिनरी स्टडीज आए हैं वो बताते हैं कि ज्यादा मोबाइल के यूज से, ज्यादा ध्वनि प्रदूषण से और ज्यादा डीजे के सामने रहने से और काफी दिन तक रहने से ये हियरिंग लॉस होता है। तो मैं अनुरोध करूंगा, इंस्टेड ऑफ मोबाइल पूरा टाइम कान को लगाने से पहले उसको स्पीकर फोन पे यूज कीजिए, तो थोड़ा ध्वनि का प्रदूषण कम होगा और कान के ऊपर जो नसों पे उसका प्रमाण हो रहा है वो कम होगा। सर, वायरस का इन्फेक्शन देखते हुए अभी देखा गया कि काफी जो पेशेंट्स है, ईयर नोज थ्रोट, इसके काफी इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो किस तरह से उन्होंने अपनी केयरफुल लाइफ रखना चाहिए उस बारे में? जैसे पहले की डेल्टा वायरस का धोखा था, वैसे ही ये ओमिक्रॉन वायरस का धोखा है, बट जितना हमने देखा गया है कि ये माइल्ड है, तो इसको हर बार एडमिशन हॉस्पिटल में भर्ती होके रहने की जरूरत नहीं है। इसमें यही ध्यान रखना है कि हर कहाँ पे भी आप टच करने के बाद सैनिटाइजर से हाथ पोंछना है या साबुन से लगभग 30 सेकंड तक हाथ धोते रहना है, मास्क हमेशा लगाना है, और जैसा ही सर्दी खांसी जैसा लगे तो एटलीस्ट पैरासीटामोल और गरारे नमक के करके इसको कंट्रोल में रखना है। और जैसे ही लगे कि अपने को थोड़ा सर्दी खांसी बढ़ रहा है
तो लोगों से या पॉपुलेशन में या मार्केट में जाके लोगों में फैलाना नहीं है, घर में खुद को आइसोलेट करना है। ये खुद के प्रति कर्तव्य होगा और समाज के प्रति भी कर्तव्य होगा। विदर्भ में आप एक गौरव हो, विदर्भ का सम्मान आपने बढ़ाया, एज ए प्रेसिडेंटशिप आपको जो मिली हुई है, आगे चल के आप यहाँ के विदर्भवादियों को किस तरह का एक मैसेज दोगे? जैसे मेरे को विदर्भ का सम्मान तो है ही है, क्योंकि मैं उनका एक फेस हूं। ये विदर्भ के जितने ईएनटी सर्जन है उनकी ही इच्छा थी कि मैं आगे बढ़ूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे मैं आगे बढ़ा तुम्हारी सहायता की वजह से, वैसे ही बाकी ईएनटी सर्जन जो है ये अपने विदर्भ से निकल के पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाए, क्योंकि विदर्भ में जो काम होता है जो बाकी ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में जो काम होता है उससे कम नहीं होता है। तो ये गए 5-7 साल में हम लोग बाहर जाना चालू किए तो समझने लग गया कि अपना काम इनसे कई गुना ज्यादा है, और बाकी जगह से जैसे मेट्रो सिटी है वहां से कई अधिक सस्ते में ये यहाँ पे नागपुर में काम होता है। तो मेरे जूनियर लोगों को या कलीग्स को यही कहना रहेगा कि महीने में एक 5 दिन निकाल के बाहर जाके ट्रेनिंग दो लोगों को, बाहर के जो अपने जो जहां फैसिलिटीज नहीं है वहां जाके वो विस्थापित करे, कि ताकि वहां का जो ईएनटी सर्जन है वो भी अब जो सर्जरी कर रहे हैं वो करना चालू करे। जैसे ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, वैसे तुम अभी अपने यहाँ से छोटे गांव में जाके ज्ञान बांटोगे, वैसा ही आपको आपके बड़े गांव मेट्रो में जाके अपना खुद का ज्ञान बढ़ाना है। तो इससे क्या है, खुद का भी प्रोग्रेस होगा और पूरे विदर्भ रीजन का भी प्रोग्रेस होगा। यही मेरा प्रयत्न रहेगी कि प्रेसिडेंट होने के बाद कि चालना दूं मैं सबको। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सर।